गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पदार्थ के कुछ भौतिक गुण, द्रवणांक, वाष्पीकरण ये रह गए थे उन्हीं को बताऊंगा। और इसके पहले मैंने 5 वीडियो इस चैप्टर से YouTube पर डाल रखा है, आप उसे देख लें और सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 के छात्र स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए अपना। द्रवणांक का मतलब होता है लिक्विफिकेशन, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में क्या हो जाए, बदलना प्रारंभ हो जाए। किस अवस्था से? वाष्प अवस्था से। जब वो द्रव अवस्था में बदलता है तब उसे उसका हम द्रवणांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। अब कल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वथनांक के बारे में पढ़ा था। क्वथनांक में ये पढ़ा गया था कि जब कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ होता है तो वो क्या होता है, उसका क्वथनांक। अब जब उबल रहा है और भाप निकल रही है, किस मान लीजिए जल लिया हमने, जल को उबाला और वो उबल रहा है, उसमें से भाप निकल रही है। अब उस भाप को ठंडा होकर के द्रव में बदल जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्रवणांक। तो इसको नोट कर लीजिए। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। जल का द्रवणांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अच्छा, जल का क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है और द्रवणांक भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ नोट पॉइंट में किसी पदार्थ का क्वथनांक बराबर होता है किसके, द्रवणांक के। अगला हेडिंग है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हम लोग इंग्लिश में इवोपरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण का मतलब था किसी भी पदार्थ का किसी भी ताप पर भाप वाष्प निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण। तो इसको हम लोग अगर परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, परिभाषा उसकी लिख सकते हैं। किसी भी द्रव का अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब हमने क्या किया, हम बहुत गर्मी लग रही है हमें, अब इसको समझना है तो प्रयोग के द्वारा कैसे समझेंगे। हमें बहुत गर्मी लग रही है और हम क्या करेंगे, अपने फ्रिज में से कुछ पेय पदार्थ निकालेंगे। अगर वो पेय पदार्थ बहुत अधिक ठंडा है तो हमें देखने को लगेगा उसकी सतह पर से कुछ भाप, ऊष्मा निकल रही है, भाप निकल रहा है। तो जो भाप निकल रहा है उसकी सतह पर से वही उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। या आप आइसक्रीम वाले के पास चले जाइए, उससे आइसक्रीम लीजिएगा, जब वो अपने डब्बे में से डब्बे का ढक्कन खोलता है तो भाप निकलती है और आइसक्रीम को देता है आपको, तो उस आइसक्रीम में से भी बहुत अधिक ठंडा होने की वजह से उस आइसक्रीम में से भाप निकलती है। या कोई सतह पानी ले लिया, उसको हमने डाल दिया किसी थाली या बर्तन में, तो अब उस थाली या बर्तन से उसमें से भी भाप निकल रही है। उसे हम गर्म नहीं कर रहे हैं अलग से कि हम उसे गर्मी दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उबाल नहीं रहे हैं, फिर भी उसकी सतह पर से भाप निकल रही है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण। तो इसे भी नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिएगा वाष्पीकरण। इवोपरेशन, किसी भी द्रव का अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कम ताप पर मतलब अपने क्वथनांक से कम, जैसे पानी का है 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक है, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उसमें से भाप निकलने लगे तो वही क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ मैंने, बर्फ से वाष्प का निकलना या पानी से भाप का निकलना इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। अब आता है हेडिंग, भाई वाष्पीकरण हो गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो कौन कौन से वो कारण है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं या वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। अब हमें समझ में आ गया ये वाष्पीकरण है क्या।
किसी भी द्रव के सतह से उसका भाप बन के निकलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये कब होगा? जब उस द्रव की सतह बड़ी हो जाए, अर्थात अगर हमें बहुत बड़ी सतह मिल जाए, जैसे कि अगर हमें 1 गिलास गर्म दूध लिया हमने और उसे ग्लास में डाल दिया, तो वो ग्लास में दूध का सरफेस कम होगा और उसमें से भाप कम निकलेगी। और उसी ग्लास के दूध को अगर हम थाल में डाल दें, किसी बड़ी सी गोल थाली में डाल दें, तो उसका सतह बढ़ जाएगा और उसमें से भाप जल्दी निकलेगा और वो जल्दी भी ठंडा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसका बन रहा है वाष्पीकरण के प्रभावित करने का कारकों के लिए। पहला पॉइंट, द्रव का सतह अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है, तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होगा। अब जैसे सूरज की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो गर्मी के दिनों में सूरज की जो तपिश होती है वो ज़्यादा होती है, तो जिससे पानी जल्दी सूख जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। तीसरा नंबर है, अगर हवा तेज चले, तो हवा तेज चले तब भी पानी जल्दी सूख जाएगा, भाप के रूप में उड़ जाएगा। जैसे हमारे कूलरों में, अगर कूलर का जो बड़ा सा फ़ैन होता है वो बहुत ज़्यादा ताकत का होता है, उसमें कई हाउस पावर लगे होते हैं, तो वो जब चलता है तो उसमें जो कूलर में पानी होती है वो धीरे धीरे समाप्त जाती है। इसीलिए अक्सर करके हमें देखना पड़ता है, रोज़ लगभग रोज़ उसमें पानी डालना पड़ता है ताकि वो पानी भर जाए और जल्दी से जल्दी वो कमरे को ठंडा कर सके। तीसरा पॉइंट है आर्द्रता। आर्द्रता को हम लोग नमी भी कहते हैं। अगर वायुमंडल में नमी ज़्यादा रहे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया या भाप बनने की प्रक्रिया कम होगी, और नमी कम रहेगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी। इन्हीं 4 पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए अपनी कॉपी पर। पहला पॉइंट, द्रव का सतह अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होगा। दूसरा पॉइंट, तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण अधिक होगा। तीसरा पॉइंट, वायु की गति अधिक होने से वाष्पीकरण अधिक होगा। चौथा पॉइंट, आर्द्रता ब्रैकेट में नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण कम होगा। अब अगला हेडिंग आता है आपका वाष्पीकरण के कारण शीतलता। मतलब अब पानी अगर निकल रहा है, किसी भी पदार्थ में से पानी निकल रहा है तो वो ठंडा हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अगर इसको समझना है तो हम लोग अगर अपने घरों में देखते हैं तो हम लोग की कोई बहन या माता जी लोग हैं जो नेल पेंट लगाती हैं। नेल पेंट मतलब नेल पॉलिश बोलते हैं हम लोग उसको। तो उसी के साथ में एक बॉटल आता है जिसको हम लोग नेल पेंट रिमूवर कहते हैं। जो लग गया, गलत लग गया या ख़राब लग गया, अच्छा नहीं लग रहा तो उसको हटा सके, तो अब उसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा होता है एसीटोन। तो नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन होता है। अगर वो हमारी स्किन में पड़ जाए तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो इसी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या होता है ये। जब कोई द्रव वाष्पित होता है, मतलब जब भी कोई पदार्थ से कोई द्रव भाप बनकर के ऊपर उड़ता है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को अपने आसपास की संपर्क की वस्तुओं से प्राप्त करता है, जिस कारण इन वस्तुओं का तापमान कम हो जाता है। इस क्रिया को ही वाष्पीकरण के कारण शीतलता कहते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं भाई, जहाँ कोई पदार्थ भाप बन करके द्रव से उड़ रहा है तो वो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसी से क्या करेगी, ऊष्मा लेगी, और इस कारण से वो जो चीज़ें जिससे ऊष्मा ली गई वो ठंडी हो जाएगी, और इसी को ही कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अब इसका उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर हमने, हाथों की उंगलियों पर एसीटोन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेल पेंट रिमूवर। ये समझने के लिए, केवल नेल पेंट रिमूवर समझने के लिए है कि लगने पर ठंडा लगना। और जैसे अगर हम लोग बर्फ़, हल्का ठंडा बर्फ़ वगैरह ले लें तो वो या नहा लें तो भी हमारे, जब हमारा बॉडी से पसीना निकलेगा तब भी हमारा शरीर ठंडा होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं वाष्पीकरण के कारण शीतलता को बताती हैं। और इसमें अब ये पूरा पॉइंट्स हो गया। अगला हेडिंग जो आपके पास होगा वो होगा प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। हमने अभी पढ़ा था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वर्तमान समय में पदार्थ की 2 अवस्थाएं और देखने को मिलती हैं। पहला है, इसमें चौथा नंबर है प्लाज्मा और 5वां नंबर है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनको पढ़ेंगे। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को जिसमें हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, उसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया है। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं भी है, केवल समझने के लिए है। अगर हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ अगर वो गलेगा तो वो द्रव में बदलेगा, और द्रव पदार्थ अगर जमेगा तो वो ठोस में बदलेगा।
तो गलत यहाँ गलनांक से है, यहाँ पर हिमांक से है। तो कोई भी पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में है वो गलता है, तो वो गलेगा तो क्या होगा, द्रव में बदलेगा। और द्रव अगर जमता है तो क्या होगा, ठोस में बदलेगा। फिर द्रव का वाष्पीकरण होगा तो वो क्या होगा, गैस में बदलेगा। द्रव का वाष्पीकरण होगा तो वह गैस में बदलेगा। और गैस का संघनन होगा, मतलब वाष्प के अणु आपस में आएंगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। तो गैस के जो अणु हैं वो संघनित होंगे तो क्या होगा, द्रव में बदलेगा। और ठोस अगर सीधा गैस में बदल जाए तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस को अगर हम लोग ठंडा करें, वो द्रव में न बदले और सीधा कहाँ हो जाए, ठोस में आ जाए, तो भी उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये पूरा पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो नंबर आपका 6 है। और अगली हेडिंग जो इसमें आपको बताई गई है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। और कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ इसके प्रश्नावलियों को हल कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।